नवंबर 2021 की एक ठंडी और शांत सुबह थी। जॉर्जिया के गेंसविल नाम के छोटे से सुंदर कस्बे में एक बेहद महंगा लेक हाउस पुलिस से घिरा हुआ था। करोड़ों की कीमत वाला घर, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। IRS यानी अमेरिका की टैक्स एजेंसी के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स ने अचानक इस बंगले पर रेड मार दी। बाहर सब शांत था, लेकिन घर के अंदर बाथरूम के कोने में रखी एक अलमारी में कंबलों के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जिसने सबको चौंका दिया। वहां एक पुराना सीटोज पॉपकॉर्न का टिन रखा था और उसके अंदर छुपा था एक छोटा सा कंप्यूटर, बिल्कुल मामूली दिखने वाला। लेकिन इस कंप्यूटर में छिपे थे 3 करोड़ 34 लाख डॉलर के बिटकॉइन। ये बिटकॉइन जिमी जोंग नाम के एक लड़के के थे। उसने ये बिटकॉइन करीब 10 साल पहले हासिल किए थे, और ख़ास बात यह थी कि जिस इंसान से उसने ये लिए उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उल्टा जिमी को शुक्रिया बोला और इनाम में और बिटकॉइन भेज दिए। ना कोई केस, ना कोई पूछताछ। तो सवाल ये उठता है, फिर इतनी सालों बाद अचानक छापा क्यों पड़ा? असल में जिम्मी अपनी ज़िंदगी बाद में खुलकर जीने लगा था। पैसे उड़ाना, पार्टी करना, लड़कियों को इम्प्रेस करना, बस यही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसने सरकार का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। और उसी एक गलती की वजह से अमेरिका की सरकार को उसकी छुपाई हुई करोड़ों की दौलत तक पहुंच मिल गई। ये कहानी है जिमी जोंग की, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ करके भी बच सकता था, लेकिन बच नहीं पाया। जिमी कभी भी स्कूल में कूल या पॉपुलर नहीं रहा। वो एक एशियन बच्चा था जो जॉर्जिया के कोब काउंटी जैसे इलाके में 90 के दशक में बड़ा हो रहा था, और ये दौर उसके लिए आसान नहीं था। बचपन में बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बुली करते थे, क्योंकि वो मोटा था, थोड़ा अलग दिखता था और उनके नज़रिए से अजीब भी। जिमी खुद कहता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन वो था जब एक फुटबॉल मैच के दौरान उसके दोस्तों ने सबके सामने उसकी पैंट खींच दी। उस दिन वो अंदर से टूट गया था, जैसे अब वो इंसान नहीं रहा, बस कोई चीज़ बनकर रह गया हो। और उस वक्त उसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं थे। जिमी के माता पिता चीन से अमेरिका आए पहले जनरेशन के इमिग्रेंट थे। उन्होंने यहाँ नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ। उसकी माँ हॉस्पिटल में रात की शिफ्ट में नर्स की नौकरी करती थी। जिमी कहता है वो हमेशा थकी हुई होती थी, बस सोती रहती थी। और उसके पापा, उन्हें कभी कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली, कभी सस्ता सामान लाकर बेचने की कोशिश करते और ज़्यादातर समय घर के बेसमेंट में अकेले पड़े रहते। मिडिल स्कूल तक आते आते जिमी के माँ बाप का तलाक हो गया, और फिर जो थोड़ी बहुत परिवार जैसी चीज़ बची थी वो भी खत्म हो गई। जिम्मी के लिए ये सब बहुत भारी था। उसे किसी अपने की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। जिमी का बचपन भले ही अकेलापन और तन्हाई से भरा था, लेकिन एक जगह थी जहां उसे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता था। वो जगह थी उसके घर की ऊपरी मंजिल का छोटा सा कमरा। वहीं पर उसका कंप्यूटर रखा था, और वहीं बैठकर वो घंटों घंटों तक उस स्क्रीन में खोया रहता। वो पुराना कंप्यूटर जिमी के लिए बस एक मशीन नहीं था, वो उसकी दुनिया से बाहर जाने वाली खिड़की था। एक ऐसी दुनिया जो हकीकत से बिल्कुल अलग थी, जहां उसे कोई ताने नहीं मारता था, कोई पैंट नहीं खींचता था, कोई अकेला नहीं छोड़ता था। हर दिन जिमी उस कंप्यूटर को ऑन करता और उसमें खो जाता। मिडिल स्कूल तक आते आते उसने खुद से ही कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली थी। बाद में जिमी ने खुद कहा था, उस कंप्यूटर ने मुझे एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोचने दिया जो शायद कभी मेरी हो ही नहीं सकती थी। लेकिन उसे तब क्या पता था कि यही कंप्यूटर, यही डिजिटल दुनिया एक दिन उसे करोड़पति बना देगी। स्कूल में जिमी शांत और होशियार माना जाता था। जब बच्चे उसे चिढ़ाते या उस पर हंसते तो वो किसी किताब में या मैथ प्रॉब्लम में खुद को छुपा लेता। उसे लगता, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो शायद ये सब रुक जाएगा। और सच कहें तो वो वाकई में बहुत तेज दिमाग का था। 2008 में जिमी ने सेंट्रल ग्विनेट स्कूल से ग्रेजुएशन किया और उसका एसएटी स्कोर लगभग परफेक्ट आया। उसे जॉर्जिया की सबसे बड़ी होप स्कॉलरशिप मिल गई। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा था। उसे लगा शायद अब उसके माँ बाप को उस पर गर्व होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कुछ खास कहा ही नहीं। 18 की उम्र में जिमी ने अपना सामान उठाया, घर से 1 घंटे दूर जाकर रहने लगा, और फिर कभी अपने माता पिता से बात नहीं की। यूनिवर्सिटी में उसके लिए एक नई जिंदगी शुरू हुई। बाद में उसने कहा था, असल जिंदगी तो अब जाकर शुरू हुई है। जिमी के बारे में एक चीज़ जानना ज़रूरी है। उसे शराब बहुत पसंद थी, लेकिन पैसे कम थे। हालात टाइट थे, लेकिन फिर किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया। 2009 की शुरुआत थी। क्रिसमस ब्रेक के बाद का टाइम चल रहा था। जिमी एक प्रोग्रामिंग फोरम पर कुछ ब्राउज कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक अजीब से पोस्ट पर पड़ी। उसमें लिखा था एक नए डिजिटल करेंसी के बारे में। नाम था बिटकॉइन। जिमी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग में पहले से अच्छा था, तो उसने तुरंत ध्यान दिया।
और अपने लैपटॉप पर खुद ही बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर दी। वो हर दिन सैकड़ों बिटकॉइन कमाने लगा, लेकिन उस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं थी। इतनी कम वैल्यू थी कि किसी ने 5,000 बिटकॉइन सिर्फ $5 में बेच दिए थे। इतने में तो एक बियर का क्रेट भी नहीं आता। जिमी को भी लगा ये सब बेकार है। उसने माइनिंग बंद कर दी और सब भूल गया। लेकिन फिर 2011 में कहानी ने मोड़ लिया। बिटकॉइन की कीमत $30 तक पहुंच गई थी। जिमी जैसे उछल पड़ा। उसे याद आया, मैंने तो 2 साल पहले सैकड़ों कॉइन्स माइन किए थे। लेकिन अब सवाल ये था, वो गए कहाँ? वो अपने पुराने लैपटॉप में ढूंढता रहा, पर कुछ नहीं मिला। उसे याद ही नहीं था कि उसने वो कॉइन्स कहाँ सेव किए थे। सब गायब था। अब जिमी के अंदर एक बार फिर से लालच जाग उठा। इस बार वो हार नहीं मानने वाला था। अब वो 21 साल का हो चुका था। उसने बिटकॉइन टॉक नाम की एक वेबसाइट पर अकाउंट बनाया। जिमी ने जैसे ही बिटकॉइन टॉक पर अपना नया अकाउंट बनाया, उसने अपना यूजर नेम रखा 300 SD for me। ये नाम मर्सिडीज बेंज 300 SD नाम की कार से इंस्पायर्ड था, जिसे वो हमेशा से खरीदना चाहता था। उसे लगता था कि ऐसी कार लड़कियों को इम्प्रेस कर सकती है। लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ उसके नाम पर नहीं गया, बल्कि उसकी पहली पोस्ट पर भी गया। जिमी ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा था, बिटकॉइन को मिक्स कैसे किया जा सकता है। अब जरा ये समझो, हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पब्लिक होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो वो सब ब्लॉकचेन पर दिखाई देता है। कोई भी देख सकता है कि किसने किसको पैसा भेजा। यानी बिटकॉइन उतना एनोनिमस नहीं है जितना लोग समझते हैं। बिटकॉइन मिक्सिंग नाम की एक तकनीक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन को कई लेयर्स में घुमाया जाता है, ताकि कोई ये पता ना कर सके कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए। जिन्हें ब्लॉकचेन की थोड़ी भी समझ है वो जानते हैं ये एक तरह का डिजिटल कमोफ्लाज होता है, और जिमी ये सब बहुत अच्छे से समझता था। उसकी ये पोस्ट उस समय तो एक नॉर्मल टेक्निकल डिस्कशन लगी, लेकिन बाद में ये पोस्ट बहुत बड़ा क्लू बन गई। अब धीरे धीरे जिमी के पास पैसे आने लगे थे। उसका माइनिंग सेटअप उस दौर के हिसाब से काफ़ी एडवांस था, और अब वो धीरे धीरे हदें पार करने लगा था। वो ऑनलाइन गेमिंग में घुस गया। एक वेबसाइट थी बिटकॉइन पूंजी, जहां वो खूब खेलता था। वो इसका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया था, लेकिन जल्द ही ये साइट बंद हो गई। अब जिमी के पास प्रोग्रामिंग का पूरा एक्सपीरियंस था। वो अब कंप्यूटर साइंस में तीसरे साल में था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं खुद अपनी गेमिंग साइट बना लूं। और फिर उसने बना दी एक अपनी खुद की वेबसाइट, जहां लोग बिटकॉइन से गैम्बल करते थे और जिमी हर ट्रांजैक्शन पर फ़ी काटता था। साथ ही साथ उसने माइनिंग भी दोबारा शुरू कर दी। इन दोनों तरीकों से जिमी ने फिर से बहुत सारे बिटकॉइंस जमा कर लिए, और सबसे बड़ी बात यह हुई, वो कुछ पुराने बिटकॉइन भी रिकवर करने में कामयाब हो गया, जो उसने 2009 में माइन किए थे। हालांकि करीब 5,000 बिटकॉइन अब भी हमेशा के लिए खो गए, क्योंकि उसका एक पुराना हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया था और उस डेटा का कोई बैकअप नहीं था। जिमी कहता है, अगर कोई डेटा रिकवरी एक्सपर्ट उस ड्राइव को खोल पाए तो उसे करोड़ों डॉलर का जैकपॉट मिल सकता है। अब उस वक्त बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $5 थी, लेकिन जिमी के पास अब पहले से कहीं ज़्यादा पैसे थे। तो वो इन पैसों का करता क्या था? शुरुआत हुई पार्टीज से। जिमी हर वीकेंड शराब पीता, कई बार उसे ब्लैकआउट्स हो जाते, और धीरे धीरे उसने एक और लत पकड़ ली, कोकेन। हाँ, जिमी अब ड्रग्स की दुनिया में भी उतर चुका था। हर वीकेंड वो बूगर शुगर यानी कोकीन लेता था, और ये लत करीब 6 साल तक चली। विडंबना ये है कि उसी लत ने बाद में उसे अरबपति बना दिया, एक ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब जिम्मी हर वीकेंड रॉकस्टार जैसी लाइफ जी रहा था, उसी दौरान इंटरनेट की एक अंधेरी गली में कुछ और बड़ा हो रहा था। एक नया नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था। नाम था सिल्क रोड, एक ऐसी वेबसाइट जहां हर तरह की ड्रग्स खुलेआम बिक रही थी, बस पेमेंट बिटकॉइन में होता था। जिमी, जो हमेशा इंटरनेट पर एक्टिव रहता था, उसे सिल्क रोड के बारे में पता चलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में उसने साइट का इस्तेमाल शुरू कर दिया, छोटे मोटे पर्सनल यूज़ के लिए। याद है ना, जिमी ने पहले बिटकॉइन मिक्सिंग पर पोस्ट की थी। अब शायद उसे वाकई में ट्रांजैक्शन छुपाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। लेकिन कुछ ही ट्रांजैक्शंस के बाद जिमी ने फैसला किया कि अब वो अपने बचे हुए बिटकॉइंस साइट से निकाल लेगा। लेकिन इसी विथड्रॉल प्रोसेस में उससे एक छोटी सी गलती हो गई, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने गलती से विथड्रॉल बटन 2 बार क्लिक कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी, दोनों बार पैसे निकल भी आए। जिमी को अपने ही बिटकॉइंस का डबल वापस मिल गया। उसे खुद यकीन नहीं हुआ। उसने अनजाने में सिल्क रोड के सिस्टम में छिपा एक बड़ा बग पकड़ लिया था। ये एक कोडिंग फ्लॉ था जिसे कहा जाता है रेस कंडीशन अटैक। मतलब जब एक ही समय पर कोई सिस्टम 2 कन्फ्लिक्टिंग कमांड्स को प्रोसेस नहीं कर पाता और उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। जिमी की उंगलियां तेज़ थीं और दिमाग और भी तेज़, तो उसने सोचा क्यों ना इस ग्लिच को और टेस्ट किया जाए। और अब शुरू हुआ असली खेल।
19 सितंबर 2012। जिमी की उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसने सिल्क रोड पर एक नया अकाउंट बनाया। यूजर नेम था द टॉर्मेंटर। उस दिन उसने 500 बिटकॉइन साइट पर डिपॉजिट की और उसी सेकंड में विथड्रॉल बटन 5 बार दबाया। नतीजा, उसे 2000 बिटकॉइन वापस मिल गए। उसी दिन उसने ये ट्रिक फिर दोहराई और 1000 बिटकॉइन और निकाल लिए। कुल मिलाकर 3000 बिटकॉइन, उस समय जिनकी कीमत लगभग $30,000 थी। जिमी जैसे 7वें आसमान पर था। उसे लगा, भाड़ में जाए कॉलेज, ये तो मेरी पूरी फीस से भी ज्यादा है। लेकिन ये कोई इन्फिनिट मनी हैक नहीं था। बिटकॉइन कहीं ना कहीं से तो आ रहे थे। मतलब ये कॉइन्स किसी और के वॉलेट से चोरी हो रहे थे। असल में सिल्क रोड ने एक खास सिस्टम बनाया था जिसे कहते हैं टम्बलिंग सिस्टम। इसका मकसद था यूज़र की पहचान छुपाना। जब कोई यूज़र बिटकॉइन जमा करता था तो वो बाकी यूज़र्स के पैसों के साथ मिक्स हो जाते थे और फिर साइट के वॉलेट्स में भेजे जाते थे, ताकि कोई ये ट्रैक ना कर पाए कि कौन सा पैसा किसका है। लेकिन अब जिमी के अंदर क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। क्या मैं इससे भी ज़्यादा निकाल सकता हूँ? अब जिम्मी वही करने लगा जिससे सिल्क रोड बचना चाह रही थी। वो खुद का एक ब्लॉकचेन ट्रैकर बनाने लगा जो सिल्क रोड के अंदर के पैसों को ट्रैक कर सके। मतलब सिल्क रोड जिस सिस्टम से अपने यूजर्स को बचा रही थी, जिम्मी ने उसी सिस्टम को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिमी अब सिर्फ साइलेंटली हैक नहीं कर रहा था, वो इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बिटकॉइन टॉक फोरम पर खुलकर पोस्ट भी करने लगा था। उसी वक्त फोरम पर किसी ने एक धमकी भरी पोस्ट डाली जिसमें एक बड़े बिटकॉइन एड्रेस का जिक्र था, जिसमें करीब 5 लाख बिटकॉइन थे। उस वक्त इतने बिटकॉइन की कीमत थी करीब $5 मिलियन। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। कईयों को लगा यह सिल्क रोड का एड्रेस हो सकता है, लेकिन जिमी को शक नहीं था, उसे पूरा यकीन था। उसने फोरम पर सीधा लिखा, मैंने मिक्सर को काफ़ी ध्यान से देखा है और ये सिल्क रोड से जुड़े होने के सबूत छुपाने में बिल्कुल नाकाम है। उसने ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की एक लिंक भी शेयर की और कहा कि लगता है ये लोग हर 1-2 दिन में करीब 50,000 बिटकॉइन इधर उधर भेजते हैं। जिमी को पता था कि अगर वो ब्लॉकचेन को ध्यान से ट्रैक करता रहे तो जैसे ही वो लोग अपने कॉइन्स को विथड्रॉल पूल में डालें, वो पूरे के पूरे पैसे उड़ा सकता है। और उसने बिल्कुल यही किया। जिमी ने ये पोस्ट 21 सितंबर को डाली थी और ठीक 3 दिन बाद 24 सितंबर उसने 9 अलग अलग अकाउंट से 140 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए और उसी एक्सप्लॉइट को दोबारा रिपीट किया। इस बार उसका जैकपॉट और भी बड़ा था। जिमी ने सिल्क रोड से $6,20,000 के बिटकॉइन निकाल लिए। उस वक्त की कीमत से देखा जाए तो ये बहुत था, लेकिन असली बात कुछ और थी। जिमी ने सिल्क रोड के पूरे रेवेन्यू का लगभग 1/12वां हिस्सा निकाल लिया था, क्योंकि सिल्क रोड ने अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 6,14,000 बिटकॉइन कमाए थे। इतनी बड़ी चोरी, और वो भी ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड में। इतना सब छुपा रहना नामुमकिन था। कुछ ही दिनों बाद सिल्क रोड के ओनर, जिसका नाम इंटरनेट पर था ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, उसने जिमी को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। लेकिन वो मैसेज धमकी जैसा नहीं था। न उसने पैसे मांगे, न डराया। उसने सिर्फ एक चीज़ पूछी, ये एक्सप्लॉइट हुआ कैसे? जिमी ने सब डिटेल में समझाया और जवाब में पायरेट ने उसे और बिटकॉइन भेज दी थैंक यू के तौर पर। 22 साल का जिमी, जो अब तक शराब, जुआ और ड्रग्स में डूबा था, अब अचानक लगभग $1 मिलियन का मालिक बन गया था। अब कोई सोच सकता है कि वो सारा पैसा फूंक देगा, लेकिन नहीं। जिमी ने करीब 40,000 बिटकॉइन एक वॉलेट में और 10,000 दूसरे वॉलेट में डाल दिए और फिर कुछ भी नहीं किया। न बेचा, न घबराया, न दिखावा किया। शायद उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार वो सरप्राइजिंगली जिम्मेदारी से बिहेव कर रहा था। लेकिन जिमी जैसा सोशली ऑकवर्ड बंदा, जिसके पास अब इतना पैसा हो और ज़रा भी शो ऑफ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नवंबर 2012 में कॉइन्स मिलने के करीब 2 महीने बाद जिमी ने बिटकॉइन टॉक पर एक नया अकाउंट बनाया। इस बार उसका यूज़र नेम था लोडेड। यह अकाउंट सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, दिखावा करना। और शायद ये उसी दिखावे की वजह से जिमी को पहला बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जिमी ने अपनी प्रोफाइल पर एक साइंड मैसेज डाला। इस मैसेज में उसने लिखा था, बिटकॉइन मिलियनेयर, ब्रोकर और एसेट मैनेजर। ये सिर्फ एक दावा नहीं था। जिमी ने यह मैसेज उसी वॉलेट से साइन किया था जिसमें 40,000 बिटकॉइन रखे हुए थे। इस तरह उसने खुद ही साबित कर दिया कि ये सारे कॉइन्स उसी के हैं। इसके बाद जिमी ने लोगों को यह दिखाना शुरू कर दिया कि वह एक बड़ा बिटकॉइन इन्वेस्टर है। वह अपनी पोस्ट्स में खुद को एसेट मैनेजर, हाई वैल्यू ब्रोकर और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर पेश कर रहा था। एक पोस्ट में उसने दावा किया कि उसके पास एक नया क्लाइंट आया है और अब वह 2 लाख बिटकॉइन को मैनेज कर रहा है। एक दूसरी पोस्ट में उसने कहा कि वह इतने बड़े पैमाने पर बिटकॉइन बेच रहा है कि उसकी वजह से पूरी मार्केट क्रैश हो रही है। एक पोस्ट में उसने यह भी लिखा
कि वह कैश लेकर प्राइवेट जेट से चाइना जाता है ताकि वहां ज़मीन पर बैठकर ओवर टेबल डील्स में बिटकॉइन सस्ते दामों पर खरीद सके। इसके बाद उसने एक और अजीब दावा किया। चाइना के 5 स्टार होटल में मैंने वेस्टर्न टॉयलेट लगवाने को कहा, क्योंकि पिछली बार वहाँ की फ्लोर वाली टॉयलेट में मैं गड़बड़ कर बैठा था। अब सवाल उठता है, जिम्मी ये सब कर क्यों रहा था? क्या वह वाकई कोई पॉन्जी स्कीम बना रहा था या वह सिर्फ लोगों को ट्रोल कर रहा था? शायद उसे इस बात में मज़ा आता था कि वह झूठ बोलकर खुद को बड़ा और अमीर साबित करे। वह चाहता था कि लोग उसे सफल और ताकतवर समझें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिमी ने कभी यह नहीं बताया कि उसके पास इतने बिटकॉइन आए कहाँ से। उसने कभी पब्लिकली अपने कॉइन्स की असली सोर्स को एडमिट नहीं किया। और यह बात न तो वह छुपा रहा था, न ही साफ कर रहा था। असल में अगर जिम्मी थोड़ा और समझदार होता तो वह शायद बिल्कुल चुप रहता और पब्लिक से दूर रहता, क्योंकि 2013 के आखिर तक चुप रहना बहुत ज़रूरी हो गया था। अक्टूबर 2013 में FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया। सिल्क रोड के फाउंडर रॉस उल्ब्रिच को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार ने उसके पास से 1,17,000 बिटकॉइन जब्त कर लिए। हालांकि ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। अथॉरिटीज़ का कहना था कि रॉस ने सिल्क रोड के जरिए कुल 6,14,000 बिटकॉइन कमाए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, बाकी के कॉइन्स कहाँ गए? रॉस ने दावा किया कि ज़्यादातर बिटकॉइन मार्केट प्लेस में ही वापस डाल दिए गए थे, लेकिन हमेशा इस बात पर शक बना रहा कि कुछ कॉइन्स शायद किसी और के पास चले गए थे। और इसी रेड में FBI को एक बेहद अहम चीज़ हाथ लगी, सिल्क रोड का पूरा डेटाबेस। इस डेटाबेस में हर यूज़र की एक्टिविटी का रिकॉर्ड था। कब कितना पैसा जमा किया, कितना निकाला, कौन से वॉलेट में भेजा गया, सब कुछ। और इसी डेटाबेस में जिमी की पूरी हैकिंग स्कीम के पक्के सबूत मौजूद थे। अगर किसी को यह मालूम पड़ जाता कि उन्हें कहाँ देखना है तो वे बहुत आसानी से ब्लॉकचेन को ट्रेस करके यह पता लगा सकते थे कि जिमी ने अपने सारे चोरी के बिटकॉइंस अब किन किन वॉलेट्स में छुपा कर रखे हैं। और अगर उसने इन कॉइन्स में से किसी एक को भी किसी एक्सचेंज पर USD में बदलने की कोशिश की होती तो वह एक्सचेंज सरकारी आदेश सबपूइना के तहत जिमी की असली पहचान अथॉरिटीज़ को दे सकता था। अब ये बिटकॉइंस सिर्फ कुछ डिजिटल टोकन्स नहीं थे, ये हॉट फंड्स बन चुके थे। जिमी को अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना था, क्योंकि अगर उसने एक भी छोटी सी गलती की तो उसका पूरा खेल खत्म हो सकता था। साल 2014 में जिमी ने अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की। कॉलेज से निकलते वक्त बिटकॉइन की कीमत लगभग $500 के आसपास थी और जिमी की कुल संपत्ति करीब $30 मिलियन हो चुकी थी। अगर वह थोड़ी समझदारी से खेलता तो शायद उसे जिंदगी में कभी कोई नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जिम्मी के पास बहुत सारा वक्त और बहुत सारा पैसा था, इसलिए बोर्डम में उसने फिर से उन पुरानी चीज़ों की तरफ लौटना शुरू कर दिया जिनका सपना वह बचपन से देखता आया था। सबसे पहले उसने वही मर्सिडीज बेंज खरीदी जिसका सपना वह अपने बचपन से देखता रहा था। फिर उसने एथेंस जॉर्जिया में एक शानदार घर खरीदा। अगर आप कभी उस घर के सामने से गुजरते तो आपको उसकी मर्सिडीज गाड़ी ड्राइववे में खड़ी दिखती और घर की दीवारों पर जॉर्जिया बुलडॉग्स की साइंस मिलती। यही उसकी यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम थी जिसका वह बहुत बड़ा फ़ैन था। लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा जिमी एक चीज़ ज़रूर चाहता था, लोगों को इम्प्रेस करना। वह अपने दोस्तों को मायामी के ट्रिप्स पर ले जाता, सारी पार्टीज़ का खर्चा खुद उठाता और कभी कभी उन्हें बिटकॉइन गिफ्ट में भी दे देता। जिमी ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई रेगुलर नौकरी नहीं की। सिर्फ एक बार 2009 की गर्मियों में उसने कुछ हफ्तों के लिए एक छोटी सी जॉब की थी जहां वह अलार्म सिस्टम्स इंस्टॉल करता था। बाकी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ एक ही चीज़ से फंड की, बिटकॉइन बेचना। जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ती गई, जिमी को अपने पुराने कुछ डिसीजंस पर पछतावा होने लगा। उसे लगता था कि उसने घर कैश में खरीद कर गलती की थी, जिसमें उस वक्त 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खर्च हो गए थे। अब वही घर वह सिर्फ 300 बिटकॉइन में खरीद सकता था। यहाँ तक कि उसे यह भी अफसोस था कि कभी उसने बियर खरीदने के लिए कुछ बिटकॉइंस सिर्फ $5 में बेच दिए थे। लेकिन इन पछतावों का उस पर कोई गहरा असर नहीं पड़ा। वह अब भी पार्टी करता रहा और जैसे जैसे समय बीतता गया, जिमी और भी ज़्यादा प्लेजर चेसिंग में डूबता गया। उसके बिटकॉइन टॉक फोरम के पोस्ट्स भी धीरे धीरे कम होते चले गए। अब वह वहाँ सिर्फ कभी कभी नशे में धुत होकर कुछ लिखने आता था या फिर और किसी ज़्यादा हार्ड चीज़ के असर में। कई बार वह अपने लोडेड अकाउंट से पोस्ट करता और फिर खुद ही अपने पुराने मर्सिडीज बेंज वाले अकाउंट से उस पोस्ट पर रिप्लाई करता, जैसे वह खुद से ही बात कर रहा हो। सब कुछ धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था। एक बार किसी ने मजाक में लिखा, बिटकॉइन की कीमत शायद इसलिए गिरी क्योंकि लोडेड गिरफ्तार हो गया। जिमी ने रिप्लाई किया, अगर मैं कभी इतना स्लॉपी हो गया तो मुझे अरेस्ट कर लेना और चाबी फेंक देना। काश उस यूज़र को पता होता वह सच्चाई के कितने करीब पहुंच चुका था।
और यहाँ हम 2016 की उस अरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं जब जिमी को जॉर्जिया के एडीज कल्जोन्स नाम के रेस्टोरेंट में एक ऑफ ड्यूटी कॉप ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। जिमी उस वक्त की चेन के छोटे से स्पून से एक वाइट पाउडर वाली बैग में डिप कर रहा था। और हाँ, ये घटना बिल्कुल सच है। जिमी को उस ड्रग केस में सिर्फ 1 साल की प्रोबेशन की सजा मिली थी और कुछ समय बाद उस केस को पूरी तरह एक्सपंज कर दिया गया। इसका मतलब था कि उसका नाम और रिकॉर्ड कानूनन रूप से मिटा दिया गया, जैसे वह घटना कभी घटी ही नहीं थी। अब जरा सोचिए, एक इंसान जो एक घर कैश में खरीदता है, वह IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को शक के घेरे में डाल सकता था, लेकिन जिमी ने हमेशा अपने बेचे गए बिटकॉइंस पर ईमानदारी से टैक्स भरा। उसने कोई कच्ची गलती नहीं की थी, कम से कम अब तक तो नहीं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिमी ने जो बिटकॉइन बेचे थे उनसे अपने सारे पर्सनल खर्च चलाए थे। वे सभी कॉइन लीगल माइनिंग या ट्रेडिंग से मिले पुराने कॉइन्स थे। जिन बिटकॉइंस को उसने सिल्क रोड से हैक किया था उन्हें उसने अब तक कभी छुआ तक नहीं था। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन जिमी ने उन स्टोलन कॉइन्स को पूरी तरह अनटच्ड रखा हुआ था। ये बात अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली थी। जिमी के पास लगभग 50,000 बिटकॉइन थे और उसने उन कॉइन को हर बुल रन और हर क्रैश के दौरान भी होल्ड करके रखा। वह देखता कि एक दिन उसकी होल्डिंग्स करोड़ों डॉलर की हो जाती थी और फिर अगले दिन उतनी ही तेजी से गिर जाती थी। लेकिन जिमी ने कभी भी पैनिक सेल नहीं किया। वह शांत रहता था और बिटकॉइन टॉक पर सिर्फ अजीब अजीब सी पोस्ट करता रहता था। कभी वह कुछ रैंडम सी तस्वीरें डालता तो कभी बस ये लिखता कि इतने सारे मार्केट अप्स एंड डाउन्स को झेलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ड्रग्स लेना। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। साल 2017 में जिमी अपने लोडेड अकाउंट से एक ऐसा पोस्ट करने वाला था जिससे वह बिटकॉइन टॉक पर अचानक फेमस हो जाएगा। लेकिन शायद वह खुद भी नहीं जानता था कि उसे कितनी बड़ी अटेंशन मिलने वाली है। 2016 के अंत तक बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। साल के आखिर में बिटकॉइन की कीमत $1,000 के करीब पहुंच गई थी। लेकिन इस तेजी के साथ एक नई टेक्निकल परेशानी सामने आने लगी थी। बिटकॉइन का प्रोटोकॉल हर सेकंड बहुत ही सीमित ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर पाता था। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, ट्रांजैक्शन स्पीड धीमी होती गई, फीस भी बढ़ती जा रही थी। अगर बिटकॉइन को असली दुनिया की करेंसी बनना था तो उसे हर सेकंड हजारों ट्रांजैक्शंस को लो फीस में हैंडल करना आना चाहिए था। 2017 तक ये टेक्निकल इशू इतना बड़ा बन चुका था कि पूरी बिटकॉइन कम्युनिटी 2 हिस्सों में बंट गई थी। यही डिवाइड एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन कैश बिटकॉइन जैसी ही एक क्रिप्टो करेंसी थी, लेकिन इसका ब्लॉक साइज बड़ा कर दिया गया था ताकि ज़्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल किए जा सकें। इस नए सिस्टम का एक खास फायदा यह था कि हर उस इंसान को जिसने पहले बिटकॉइन होल्ड किए थे उसे उतनी ही संख्या में फ्री बिटकॉइन कैश मिलना था। यानी जिमी, जिसके पास पहले से ही 50,000 बिटकॉइन थे, अब वह उतने ही बिटकॉइन कैश का भी मालिक बन गया था। एक झटके में उसकी होल्डिंग्स दोगुनी हो गईं। हालांकि बहुत सारे लोग बिटकॉइन कैश पर भरोसा नहीं कर रहे थे। बिटकॉइन कम्युनिटी 2 कैंप्स में बंट चुकी थी। एक ग्रुप मानता था कि असली करेंसी सिर्फ बिटकॉइन है और बिटकॉइन कैश एक बेकार कॉपी है। दूसरा ग्रुप मानता था कि बिटकॉइन की लिमिटेशंस उसे फेल कर देंगी और फ्यूचर में बिटकॉइन कैश ही सबसे प्रैक्टिकल बनेगा। जिमी पहले वाले ग्रुप का हिस्सा था, यानी वह बिटकॉइन का सपोर्टर था। 21 मार्च 2017 बिटकॉइन कैश लॉन्च होने से 5 महीने पहले जिमी ने अपने लोडेड अकाउंट से एक पोस्ट किया जो आज तक की उसकी सबसे चर्चित पोस्ट बन गई। उस पोस्ट में उसने रॉजर वर को टैग किया। रॉजर वर, जिसे बिटकॉइन जीसस भी कहा जाता है, एक अर्ली बिटकॉइन अडॉप्टर था और कई बड़ी क्रिप्टो कंपनियों में इन्वेस्टर भी। अब वह पूरी तरह से बिटकॉइन कैश का प्रमोटर बन चुका था। जिमी ने रॉजर को खुलेआम चैलेंज किया, अगर तुम्हें बिटकॉइन कैश पर इतना भरोसा है तो चलो एक के बदले एक ट्रेड करते हैं। तुम अपने बिटकॉइंस दो, मैं तुम्हें उतनी ही मात्रा में बिटकॉइन कैश दूंगा। ये कोई मामूली प्रस्ताव नहीं था, ये एक स्पेकुलेटिव ट्रेड था जिसकी उस समय की कीमत लगभग $60 मिलियन थी। बिटकॉइन टॉक पर लोग हैरान रह गए। जिमी को हीरो की तरह देखा जाने लगा क्योंकि वह बिटकॉइन कैश को ओपन चैलेंज दे रहा था। बिटकॉइन टॉक जैसी जगह जहां ज्यादातर लोग हार्डकोर बिटकॉइन सपोर्टर्स थे, वहां ऐसा बोल्ड कदम उठाना बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने रॉजर को रोस्ट करना शुरू कर दिया। अगर तुम सच में बिटकॉइन कैश को सुपीरियर मानते हो तो इस डील को एक्सेप्ट करो, वरना सबको लगेगा कि तुम ब्लफ कर रहे हो। ये पोस्ट इतनी तेजी से वायरल हुई कि बात रेडिट तक पहुंच गई। ज्यादातर लोगों को यकीन था कि रॉजर कभी इस डील को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए रॉजर ने डील के लिए हाँ कह दी। हाँ, उसने यह जरूर कहा कि उसे डील को प्रॉपरली सेटअप करने में 48 घंटे लगेंगे। 2 दिन बाद जिमी ने उसी थ्रेड में फिर से रिप्लाई किया। अब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है और यही उसकी आखिरी पोस्ट थी।
इसके बाद जिमी ने कभी भी लॉडेड अकाउंट से कुछ भी पोस्ट नहीं किया। रॉजर ने अगले कुछ महीनों तक फोरम पर लिखा कि उसने लोडेड से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डील कभी पूरी नहीं हुई। जिमी अचानक गायब हो गया। उसने अपने पुराने मर्सिडीज बेंज अकाउंट से भी पोस्ट करना बंद कर दिया। अब सबके मन में एक ही सवाल उठने लगा, जिमी अचानक क्यों चुप हो गया? क्या वह रॉजर की कॉन्फिडेंस देखकर डर गया था? क्या उसे अचानक ये एहसास हुआ कि अगर बिटकॉइन कैश वाकई सक्सेसफुल हो गया तो मुझे यह ट्रेड करना बहुत भारी पड़ सकता है? या फिर इस डिसअपीयरेंस के पीछे असली वजह कुछ और थी? शायद रेडिट पर किसी ने जिमी के पुराने बिटकॉइंस को ट्रैक करते करते उन्हें फिर से सिल्क रोड से जोड़ दिया था। अब सोचो, जब जिमी ने सिल्क रोड से वो सारे कॉइन्स निकाले थे तो उसने उन्हें छुपाने के लिए मिक्सर यूज किया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इतनी बड़ी रकम को छुपाना आसान नहीं होता। अगर कोई और इतने बड़े स्केल पर मिक्सिंग सर्विस का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा होता तो इतना बड़ा अमाउंट ब्लॉकचेन पर अकेला ही चमकने लगता है। बस किसी को ये देखना होता है कि वो भारी रकम कहाँ कहाँ घूम रही है, और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि ये सारे कॉइन्स एक ही इंसान के हैं। और सबसे पक्का सबूत खुद जिमी ने सबके सामने रख दिया था। वही 40,000 बिटकॉइन वाला एड्रेस जिसका साइंड मैसेज उसने अपने लोडेड प्रोफाइल पर डाला था, अब उसी ने साबित कर दिया कि ये कॉइन्स उसी के हैं। जिस मिक्सर का वो इस्तेमाल कर रहा था कॉइन्स को छुपाने के लिए, अब वही चीज़ उस पर उंगली उठा रही थी। जिस रास्ते से वो बचना चाह रहा था, अब उसी रास्ते से लोग उसके पीछे पहुंच रहे थे। और इसी दौरान सबसे अफसोस की बात यह थी कि रॉजर वाली डील कभी हो ही नहीं पाई। सिर्फ 2 महीने बाद 1 अगस्त 2017 को बिटकॉइन का हार्ड फोर्क हुआ और बिटकॉइन कैश ऑफिशियली लॉन्च हो गया। लेकिन जैसे कई लोगों ने पहले से कहा था, बिटकॉइन कैश ने वैसा कमाल नहीं किया जैसा असली बिटकॉइन कर रहा था। बिटकॉइन ने उस वक्त अपना सबसे बड़ा बुल रन शुरू किया और सीधा $20,000 तक पहुंच गया। वहीं बिटकॉइन कैश की कीमत उस समय सिर्फ $3,500 के करीब रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिमी और रॉजर की डील हो जाती तो जिमी के पास आज जो है उससे करीब $973 मिलियन ज़्यादा होता। जिमी ने इस डील के 2-3 दिन बाद अपने सारे बिटकॉइन कैश एक विदेशी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दिए। वहां उसने उन्हें बेच दिया और उस पैसे से करीब 3,500 नए बिटकॉइंस खरीद ली। उन कॉइन्स की कीमत उस वक्त की पीक मार्केट में करीब $68 मिलियन थी। ये रकम बड़ी थी, लेकिन उस $1 बिलियन की मिस्ड चांस के सामने कुछ नहीं लगती। फिर भी अब जिमी के पास कुल 53,500 बिटकॉइन थे, जिनकी वैल्यू उस वक्त के मार्केट में $1 बिलियन से ऊपर थी। तो अब उसके लिए असली लग्जरी ये थी कि वो खुलकर खर्च कर सकता था। और क्योंकि ये 3,500 कॉइन उसे एक तरह से फ्री में मिले थे, उसने इन्हीं से खर्च करने की शुरुआत कर दी। यहीं से शुरू हुआ जिमी का $16 मिलियन का खर्चीला सफ़र। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अपराध से कभी कुछ हासिल नहीं होता, तो आप बस जिमी की मुस्कुराहट को याद कर लीजिए। 28 साल की उम्र में जिमी के पास वह सब कुछ था जो एक आदमी चाहता है: पैसा, गाड़ियाँ, घर, पॉपुलैरिटी और एक्सेस। लेकिन जिमी को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चाह थी वह थी लोगों का एक्सेप्टेंस। इस वजह से उसने खुद को एक मिलियनियर शोमैन के रूप में ढाल लिया। जिमी ने कई लैम्बोर्गिनी खरीदी, एक बोट, जेट स्कीज, मोटरसाइकिलें और तमाम महंगी चीज़ें। वह हज़ारों डॉलर खर्च करता था प्राइवेट यॉट्स किराए पर लेने में, प्राइवेट जेट्स उड़ाने में, अपने दोस्तों को 5 स्टार होटल में ठहराने में और उन्हें पार्टियों, नाइट क्लब्स और स्पोर्टिंग इवेंट्स में ले जाने में। इन सब का पूरा खर्चा जिमी खुद उठाता था। इतना ही नहीं, वह फिर से बिटकॉइंस गिफ्ट करने लगा था। इस बार उसने 5 USB ड्राइव्स तैयार की थी, जिनमें से प्रत्येक में 50 बिटकॉइन लोड किए गए थे। एक USB की कीमत उस समय लगभग $1 करोड़ के बराबर थी। जिमी का दोस्त होना उस दौर में किसी जैकपॉट से कम नहीं था। अब कहानी अपने सबसे टेढ़े मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां पैसा था, रुतबा था, लेकिन खतरा हर दिन और करीब आ रहा था। एक बार जिमी ने सीधे बैंक से $7 लाख कैश निकाला, सिर्फ इसलिए कि उसे फिल्मों जैसी एक पैसे से भरी हुई सूटकेस चाहिए थी। उसे लगा कि शायद इतना कैश देखकर कोई लड़की उस पर इंप्रेस हो जाएगी और उसके करीब आ जाएगी। बाद में उसने खुद माना कि ये आइडिया पूरी तरह फेल हो गया था। असल में जिमी ने यह भी कबूल किया कि उसने कभी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया था, सिवाय एक बार जब उसने इसके लिए सीधे पैसे दिए थे। पैसे की कमी नहीं थी जिमी के पास, लेकिन एक्सेप्टेंस और प्यार अभी भी बहुत दूर थे। अब इस कहानी में एक नया नाम जुड़ता है: क्लेटन केमकर। क्लेटन एक बिजनेसमैन था जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी रखता था। वो जिमी से मिला, बातचीत हुई, दोस्ती हुई और फिर दोनों ने मिलकर 2019 में एक कंपनी शुरू की। जिमी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला था। उसने शुरुआत में $9.5 मिलियन देने का वादा किया और उसके साथ $32 मिलियन की कमिटमेंट थी, ताकि कुल $60 मिलियन का लोन सिक्योर किया जा सके।
क्लेटन को लगा कि जिमी कोई टेक जीनियस है जो बिटकॉइन की दुनिया में बहुत जल्दी घुस गया था और इसी से अमीर बना है। जिमी अर्ली अडॉप्टर तो था, लेकिन क्लेटन को इसकी पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। लेकिन जिमी की यह फ्लैशी लाइफस्टाइल अब फिर से उसे गलत किस्म की नज़र में ला रही थी। जिस सूटकेस में उसने $7 लाख कैश रखा था, वो किसी की नज़र में आ गया था। मार्च 2019 के आखिरी हफ्ते में जिमी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जब वो शहर से बाहर था, उसके गेंसविल वाले घर में चोरी हो गई थी। उसने बताया कि जब वह लौटा तो पीछे की बेडरूम की खिड़की टूटी हुई मिली। वही सूटकेस जिसमें वह $7 लाख कैश लेकर घूमता था, अब गायब था। जिमी ने यह भी बताया कि वह सूटकेस पहले से आधा खर्च हो चुका था, तो उसमें अब करीब $4 लाख कैश बचा था। साथ ही उस सूटकेस में एक USB ड्राइव भी थी जिसमें उसकी कुछ पर्सनल जानकारी थी। जिम्मी को पूरा यकीन था कि जिसने चोरी की है वह उसे जानता होगा, क्योंकि उस सूटकेस को उसने एक एयर वेंट के पीछे छिपा कर रखा था। लेफ्टिनेंट शॉन बैरेट ने बाद में कहा, ना तो कैश मिला और ना ही चोर की पहचान हो पाई। लेकिन यह रिपोर्ट एक और बड़ी चीज को हिला गई, IRS को। इतनी बड़ी रकम की चोरी की रिपोर्ट ने सीधा उनके सिस्टम में रेड फ्लैग खड़ा कर दिया। अब कहानी में एंट्री होती है ट्रेवर मैकलिनन की। वो IRS का एक ऐसा अफसर था जो क्रिप्टोकरेंसी, साइबर क्राइम और ऑनलाइन पैसों के मामलों में एक्सपर्ट था। ट्रेवर जैसे अफसरों का काम होता है क्रिप्टो के पीछे छिपे लोगों की पहचान निकालना। ये FBI एजेंट्स जैसे ही होते हैं, बस ये बिना कोई शोर किए सालों तक केस बनाते रहते हैं। और जब ये वार करते हैं तो केस इतना टाइट होता है कि बचना नामुमकिन होता है। जिमी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि कोई उसके पीछे धीरे धीरे केस तैयार कर रहा है। लेकिन उसी समय IRS के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था कि जिमी ही वो आदमी था जिसने सिल्क रोड को हैक किया था। IRS बस ये देखना चाहता था इतना पैसा आया कहाँ से, कहीं ये कोई गैर कानूनी सोर्स से तो नहीं आया। IRS को जिमी पर पूरा शक नहीं था, क्योंकि उसने अब तक काफ़ी होशियारी से अपने चोरी के कॉइन्स को अपनी असली पहचान से अलग रखा था। लेकिन फिर भी जिमी ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी उनसे उम्मीद नहीं थी। चोरी की उस घटना के बाद जिमी को अपने पुराने घर में डर लगने लगा था, तो उसने करीब $1 करोड़ का नया घर खरीद लिया, गेंसविल में झील के किनारे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। IRS के लिए यह सब एक तरह से बोनस सिग्नल बन गया। उन्होंने जिमी के इंटरनेट प्रोवाइडर से उसका पुराना IP एड्रेस और ब्राउजिंग हिस्ट्री मांगी। IRS को जिमी का एक स्टैटिक IP मिला जो उसे 1 अगस्त 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2021 तक दिया गया था। अब एक स्टैटिक IP एड्रेस ऐसा होता है जैसे किसी इंसान की ऑनलाइन फिंगरप्रिंट। जब भी कोई किसी वेबसाइट पर जाता है या किसी सर्विस को यूज़ करता है, उसका IP एड्रेस लॉग हो जाता है। IRS ने जिमी के IP से जुड़ी ब्राउजिंग एक्टिविटी चेक की तो उन्हें पता चला कि वह एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर बार बार जा रहा था, जहां वह अपने बिटकॉइन बेचकर USD में बदल रहा था। IRS ने उस एक्सचेंज से भी जानकारी मांगी और एक्सचेंज ने जिमी का पूरा रिकॉर्ड सौंप दिया। उस रिकॉर्ड में सब कुछ था। जिमी ने उस एक्सचेंज पर मार्च 2017 में अकाउंट बनाया था। उसने क्या क्या खरीदा और बेचा, सब कुछ लॉग था। हर ट्रांजैक्शन की तारीख, रकम और टाइप की डिटेल IRS के पास पहुंच गई। अब बात सीरियस हो चुकी थी। IRS के पास अब वो देखने को मिल रहा था जिसे जिमी ने कभी दुनिया से छुपा कर रखा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिमी ने कभी VPN का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर उसने VPN यूज़ किया होता तो उसका असली IP कभी सामने ही नहीं आता। ना उसका इंटरनेट प्रोवाइडर देख पाता कि वो कौन सी साइट्स खोल रहा है, और ना ही कोई सरकारी एजेंसी उसे इतने आसानी से पकड़ पाती। अब VPN करता क्या है? ये आपके पूरे इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर देता है, यानी कोई भी बीच में बैठा इंसान या सिस्टम आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं देख सकता। अगर जिमी ने VPN के जरिए किसी और देश की लोकेशन दिखा दी होती तो शायद उसका सारा ऑनलाइन बिहेवियर मास्क हो जाता और वो आसानी से ट्रेस नहीं होता। लेकिन उसने इतनी बेसिक साइबर सिक्योरिटी की भी परवाह नहीं की। अब IRS के पास उसका IP था, उसके क्रिप्टो एक्सचेंज का पूरा डेटा था, और ये सारी जानकारी उन्हें एकदम सही और लीगल तरीके से मिल चुकी थी। इसके बाद IRS ने अगला कदम उठाया। ब्लॉकचेन ट्रेसिंग शुरू की गई। IRS को ब्लॉकचेन से अलग ही लेवल का लगाव है, क्योंकि ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जहां हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमेशा के लिए रहता है। यहाँ कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता। जहां आमतौर पर पुलिस की जांच में लोग सबूत छुपा सकते हैं, वहीं ब्लॉकचेन में सब कुछ सामने होता है और हर ट्रांजैक्शन की पूरी कहानी दिखती है। IRS के पास अब जिमी के वॉलेट एड्रेस थे। अब वो एक एक करके उसकी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोलकर देखने लगे। असल मुश्किल बस एक थी, इन डिजिटल एड्रेसेस को किसी इंसान से जोड़ना। लेकिन आज के ज़माने में ये कोई बड़ी बात नहीं रही। अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर और ट्रेसिंग टूल्स आ चुके हैं जो ब्लॉकचेन को स्कैन करके हर एड्रेस को लेबल कर देते हैं। जैसे सिल्क रोड से जुड़े जितने भी पुराने एड्रेसेस हैं, उन्हें इन टूल्स में
पहले से ही टैग किया गया होता है। यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसे किसी एड्रेस से जुड़ा होता है तो सिस्टम तुरंत बोल देता है ये एड्रेस सिल्क रोड से जुड़ा है। और यही बात रेडिट पर 2017 में एक यूज़र पहले ही साबित कर चुका था कि जिमी के कुछ बिटकॉइंस उसी सिल्क रोड की चेन तक पहुंचते हैं। अब असली सवाल ये था, क्या जिमी ने कभी वो सिल्क रोड वाले बिटकॉइंस उस ट्रैक्ट एक्सचेंज पर बेचे थे? अगर ऐसा होता तो वो उसी वक्त पकड़ लिया जाता। लेकिन जिमी इतना सीधा भी नहीं था। उसने कभी उन चोरी के कॉइन्स को उसी एक्सचेंज पर सेल नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने एक ऐसी भारी गलती की जिसने उसे सीधे आईआरएस के राडार पर ला दिया। क्राइम की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, एक बार भी फिसले तो सब कुछ गिर सकता है। 9 सितंबर 2019 को, यानी चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के कुछ ही महीनों बाद, जिमी ने वही गलती कर दी। उस दिन उसने उसी एक्सचेंज पर 118 बिटकॉइन बेचे। ये कॉइन वो खुद पहले माइन कर चुका था, यानी ये पूरी तरह लीगल थे। लेकिन बिटकॉइन की एक टेक्निक है जो कई बार सबसे बड़े चोर को भी पकड़वा देती है। बिटकॉइन में हर एड्रेस को एक पिगी बैंक जैसा समझो। जब आप उसमें से कुछ पैसे निकालते हो तो पूरा पिगी बैंक फोड़ना पड़ता है। मतलब अगर किसी एड्रेस में 10 कॉइन्स हैं और आपको सिर्फ 6 चाहिए तो सिस्टम 6 कॉइन सामने वाले को भेजेगा और बाकी 4 एक नए एड्रेस में वापस भेज देगा, जिसे कहा जाता है चेंज एड्रेस। ये नया एड्रेस अपने आप बनता है, लेकिन वो अब भी आपके ही कंट्रोल में होता है। जिमी ने जब वो 118 बिटकॉइन बेचे तो जो थोड़ा सा हिस्सा बचा, करीब 0.77 बिटकॉइन, वो इस नए चेंज एड्रेस में चला गया। ये नया एड्रेस उसी वक्त बना था और आईआरएस इन्वेस्टिगेटर ट्रेवर मैकलिनन को पहले से पता था कि ये नया एड्रेस जिमी का है। यानी एक छोटी सी गलती ने जिमी के वॉलेट का सीधा कनेक्शन उस एक्सचेंज से जोड़ दिया। फिर भी इस पॉइंट तक आईआरएस को कोई सॉलिड सबूत नहीं मिला था कि जिमी ही वो इंसान है जिसने सिल्क रोड से कॉइन्स चुराए थे। उनका शक था, लेकिन सीधी पकड़ नहीं बनी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 24 नवंबर 2020 को जिमी ने अपने पुराने सिल्क रोड वाले बिटकॉइन को दोबारा मूव किया। उसके पास जो एक बड़ा वॉलेट था जिसमें करीब 10,000 बिटकॉइन थे, अब उसने उसे तोड़कर 10 अलग अलग वॉलेट्स में बांट दिया। हर वॉलेट में 1,000 कॉइन्स। यानी अब वो चोरी का सारा खजाना छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रहा था, जैसे कोई आदमी अपने सबूत मिटाने से पहले उन्हें हिस्सों में बांट रहा हो। असल में 2020 तक आईआरएस को ये नहीं पता था कि जिमी का सिल्क रोड से कोई सीधा लेना देना रहा है। अब तक जो भी जांच चल रही थी वो सिर्फ उन्हीं बिटकॉइंस को लेकर थी जिन्हें जिमी ने सामने दिखाया था। लेकिन सब कुछ बदल गया, बस एक पुराने एड्रेस की वजह से। 24 नवंबर 2020 को जिमी ने अपने पुराने 10,000 बिटकॉइन वाले वॉलेट को 10 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। हर एक नए वॉलेट में 1,000 बिटकॉइन रखे गए। वो अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए बाकी बचे पैसे लगाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए लग रहा था कि वो अब इन कॉइन्स को धीरे धीरे बेचने वाला है। 3 हफ्ते बाद उसने उन्हीं में से एक वॉलेट को और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। एक हिस्से में 500 बिटकॉइन और बाकी 2 में 250। लेकिन यहीं उसने एक बड़ी गलती कर दी। इस बार जो ट्रांजैक्शन उसने की उसमें एक पुराना एड्रेस फिर से इस्तेमाल हो गया, वो वाला एड्रेस जो उसने पहले अपने असली नाम से जुड़ी एक्टिविटी में यूज़ किया था। यानी पहली बार जिमी ने अपने असली पहचान वाले वॉलेट को उन कॉइन्स से जोड़ दिया जिन्हें वो सालों से छिपाता आ रहा था। वो गलती जिससे वो 8 साल से बचता आ रहा था अब सामने आ गई थी। ट्रेवर मैकलिनन को ये ट्रेस मिल गया। शुरुआत में शायद उसे लगा कि उसे जिमी का बस कोई बड़ा वॉलेट मिला है, लेकिन जैसे जैसे वो ब्लॉकचेन के रिकॉर्ड्स को एक एक करके पीछे ले गया, उसे कुछ बड़ा दिखने लगा। जितना वो पीछे जाता उतना ही कॉइन का नंबर बढ़ता गया। अंत में वो पहुंच गया उस एड्रेस तक जिसे आईआरएस ने 2013 में सिल्क रोड से जुड़ा मानकर फ्लैग किया था। अब बात बस छुपे हुए पैसे की नहीं रह गई थी। अब ये मामला एक बहुत बड़े राज की शक्ल ले चुका था। अब साल था 2021 और बिटकॉइन की कीमत $61,000 तक पहुंच चुकी थी। जब ट्रेवर ने उस पूरे स्टैश की वैल्यू देखी तो वो $3 अरब से भी ज्यादा बैठ रही थी। अब असली सवाल उठा, जिमी कौन है? क्या वो सिल्क रोड का कोई छिपा हुआ पार्टनर था? क्या वो रॉस उल्ब्रिच का कोई भरोसेमंद साथी था, या फिर कोई और चेहरा जो अब तक पर्दे के पीछे था? इन सवालों का जवाब चाहिए था और वो सिर्फ जिमी ही दे सकता था। इस ट्रेसिंग के कुछ ही महीनों बाद अधिकारियों ने उसके दोनों घरों पर रेड की। उसके झील किनारे वाले घर में एक फ्लोर सेफ में $7 लाख कैश और 25 कैसियस कॉइन्स मिले, जिनकी उस वक्त की कीमत लगभग 174 बिटकॉइन थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज मिली बाथरूम की अलमारी में, एक चीटोस पॉपकॉर्न का डिब्बा जिसके अंदर एक छोटा कंप्यूटर छुपा हुआ था। उसी में जिमी के सारे बिटकॉइन थे। जिमी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसका सारा सामान जब्त कर लिया गया, लेकिन कॉइन्स अभी भी वहीं थे, अनटच्ड, एक एन्क्रिप्टेड वॉलेट में।
उन्हें खोलने के लिए ज़रूरत थी सिर्फ एक की और वो की जिमी के दिमाग में थी। कई हफ्तों तक ऐसा लगा कि सरकार को वो कॉइन्स नहीं मिलेंगे। जिमी ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद वो टूट गया। 25 मार्च 2020 को देखा गया कि जिमी के वॉलेट से 5 बड़े ट्रांसफर हुए, सीधे सरकार के एक एड्रेस की तरफ। अब असली सवाल उठा, जिमी पर केस किस बात का था? उसके वकील कोर्ट में बोले, यहां किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ध्यान रहे। सिल्क रोड के बनाने वाले रॉस उल्ब्रिस्ट, जिसने खुद जिमी को एक बार शुक्रिया कहा था, वो अब उम्र भर की सजा काट रहा है, और वो भी बिना किसी रिहाई की उम्मीद के। अगर जिमी चाहकर भी वो सारे बिटकॉइन रॉस को वापस देना चाहता तो वो भी गैरकानूनी होता। यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी, केस जिमी के नाम पर नहीं था, बल्कि रॉस के नाम पर था। 2015 में रॉस को सजा सुनाते वक्त जज ने यह बात साफ कर दी थी कि सिल्क रोड से जुड़े जितने भी बिटकॉइन सिस्टम से गुजरे, वो सब सरकार के हिसाब से उसी क्राइम का हिस्सा है। यानी अगर किसी ने बाद में जाकर भी ऐसे किसी कॉइन को खरीदा तो सरकार का दावा उन पर भी बनता है। जिमी से जो 51,680 बिटकॉइन बरामद किए गए, उनकी कीमत उस वक्त 3.4 अरब डॉलर थी। और हैरानी की बात यह थी, इतने सालों में जिमी ने उसमें से सिर्फ 1% खर्च किया था, और वो भी तब जब बिटकॉइन की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब उसके पास पूरी रकम नहीं थी, तो सरकार ने उसके पास की हर एक चीज़ जब्त कर ली। 40,27,000 डॉलर कैश, पुराने लीगली बेचे गए बिटकॉइन, उसकी प्रॉपर्टी, और यहाँ तक कि उसकी रियल एस्टेट कंपनी में जो हिस्सा था वो भी ले लिया गया। कोर्ट में जिमी ने कहा, मुझे पता था मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद को यही समझाया कि सब ठीक है। ये सब मुझे ज़रूरी और किसी काबिल जैसा महसूस कराता था। उस वक्त जिमी की उम्र थी 33 साल। जज ने उसे 1 साल और 1 दिन की सज़ा सुनाई। आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग। जज का कहना था यह पूरा मामला बेहद चालाकी से अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा, आज का पीड़ित भले एक क्रिमिनल सिस्टम हो, लेकिन यही तरीका अगर किसी असली बिजनेस पर लागू हो जाए तो उसका भी बहुत नुकसान हो सकता है। जिमी ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त उसे दूरी बना चुके हैं। दोनों को नई नौकरियां मिल गईं, और शायद अब वो इसलिए नहीं लौटे क्योंकि जिमी अब वो अमीर लड़का नहीं रहा। और सबसे बड़ी मार, अब जिमी को जब्त किए गए बिटकॉइन पर टैक्स देना है, लाखों नहीं हजारों डॉलर हर साल। वो खुद से एक सवाल बार बार पूछता है, जब सब कुछ चला गया है और अब कोई साथ भी नहीं, तो क्या बचा है इस जिंदगी में? अब जिम्मी लाइफ्ट और उबर चलाता है। अभी वो किसी बड़ी स्कीम का मास्टरमाइंड नहीं, बस एक और ड्राइवर है जो अपने अगले राइड के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। ये केस अमेरिका के इतिहास में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बिटकॉइन जब्ती है। और पहली कौन सी थी, वो किस्सा कभी और। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका क्या सोच है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी YT।